हेलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छू, कैसे हो। हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज में हिस्ट्री का बुक 1 का एनसीईआरटी का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका मैं 2 वीडियो पहले से ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिस पे जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं महाभारत उसमें पढ़ा दी हूँ। अब मैं समाज और बंधुत्व के बारे में बात करूँगी, जैसे वर्ग, वर्ण, इन सब के बारे में। तो बंधुत्व, जिसे किनशिप कहते हैं, बंधुत्व का अर्थ होता है रिश्तेदारी तथा संबंध, यानी कि जो हमारा रिलेशन होता है, हमारे भाई बंधु। समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई था उस समय, और संपत्ति और सत्ता परिवार के अंदर रहती थी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप कहानी की तरह समझते जाइए, क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी ही है। तो इसमें 2 प्रकार के वंश की बात करी जाती है। मतलब इसमें बंधुत्व के बारे में बता दूं, जैसे कि भाई बहन होती है, या फिर चचेरे मौसेरे आदि, ये जो खून का रिश्ता होता है, इसी को कहा जाता है भाई बंधुत्व। और ये परिवार एक बड़े समूह का इसमें हिस्सा होता है। जैसे मैंने बताया कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई का हिस्सा होता है, जो जाति समूह भी कह सकते हैं। 2 प्रकार के वंश है। पहला है प्रीतवंश, यानी कि पिता की ओर से। दूसरा है मातृवंश, माता के नाम के साथ जुड़ जाता है। और एक होता है पिता का नाम जुड़ जाता है बच्चों में। तो लेकिन समाज मुख्यतः प्रीतवंशीय था। तो प्रीतवंश के बारे में मैं डिटेल से, अगर मैं महाभारत जैसे मैं पढ़ाई थी, तो उसमें 2 वंश थे। एक कुरु वंश, और एक ही वंश के 2 थे, कुरु वंश और एक थे पांडव। तो दोनों दलों के बीच एक भूमि सत्ता को लेकर मतलब संघर्ष हुआ था, हस्तिनापुर राज्य को लेकर। तो जिसमें एक दल कुरु वंश से संबंधित था, जिनका एक जनपद था शासन करना। यह संघर्ष युद्ध में बदल गया, जिसमें पांडव विजयी हुए। और प्रीत सत्ता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद जैसे उन साधनों पर पिता का अधिकार हो जाता है। जैसे प्रीत सत्ता की बात कर लेते हैं, जैसे पिता का नाम का वंश चलता है, बच्चों के साथ जुड़ जाता है। परिवार का मुखिया पुरुष होता है। कौन होता है? मुखिया पुरुष होता है, जो अभी भी है। संपत्ति पर अधिकार पुरुषों का होता है। वंश पिता के नाम से चलता है। संपत्ति पर अधिकार पुरुष का होता है और वंश पिता के नाम से चलता है। प्रीत सत्तात्मक समाज वह है जहाँ सत्ता और संपत्ति पुरुषों के नियंत्रण में होती है। यानी कि जो राजा होते थे, तो राजा के बाद जब वो उसकी मृत्यु होती तो उसका पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। तो राजाओं के सिंहासन पर अधिकार जमा सकते थे, या फिर कभी कभी पुत्र ना होने पर भी एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर भी अधिकार जमा लेते थे, लड़ाई झगड़ा करके, कि तुम्हारे 2 पुत्र नहीं है, इसका मतलब हम सिंहासन पर अपना गद्दीदार होंगे। तो प्रीत वंश को जो आगे बढ़ाने के लिए पुत्र सबसे मेन जो है, वो पुत्र इम्पॉर्टेंट थे। इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था, यानी कि पिता के संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। अब इसमें आते हैं मातृवंश। माँ की ओर से वंश का नाम चलता था। तो उदाहरण मैं ले लेती हूँ, जैसे उस समय बहुत पहले एक राजा थे जिसका नाम था सातवाहन राजा। सातवाहन का मतलब उसमें जो है, उनके में एक नियम था कि जो माता होती है ना, उन्हीं का नाम अपने पुत्र के नाम से रखा जाता था। जैसे कि मैं उदाहरण ले लेती हूँ, जैसे उदाहरण राजा गौतमी पुत्र। पुत्र मतलब एक प्राकृतिक भाषा है, तो जिसको पुत्र कहा जाता है। तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, यानी कि इसमें माता का नाम जुड़ गया है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, तो इसमें भी माता का नाम जुड़ा है, मधारी। तो इस तरह से माता का नाम उस समय मतलब सातवाहन राजा के समय में चलता था। तो सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, यानी कि माता के नाम उद्भुत से चिन्हित किया जाता है। तो उसमें सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, यानी कि माता के नाम से चिन्हित किया जाता है। इससे यह महत्वपूर्ण होता है कि माता का नाम सबसे इम्पोर्टेंट था, मतलब पुत्र के नाम में माता का नाम जुड़ जाता था।
बच्चों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि मैं एक एक सब मतलब टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकूं, कहानी के माध्यम से समझा सकूं, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चा है वो भी इस तरह से पढ़ सके। और ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, इसे आप नोट्स भी बना सकते, तैयार कर सकते हैं। इसका मैं फिर अगला टॉपिक जैसे इसके क्वेश्चन आंसर करा दूँगी, फिर आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं जो इम्पॉर्टेंट है सबसे, वर्ण और जाति तथा वर्ग। वर्ण सबसे पहले किसे कहते हैं? तो उस समय प्राचीन समय में मतलब 4 प्रकार के वर्ण थे। जैसे समाज को 4 भागों में बांटा गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का काम था शिक्षा और पूजा पाठ कराना। तो उस समय जैसे जाति जो होती थी ना, वर्ण होता था, उसके हिसाब से उसको काम भी दे दिया जाता था, काम बांटा था। जैसे ब्राह्मण है तो शिक्षा और पूजा अर्चना करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, तो इनका ये काम था। और क्षत्रिय का क्या काम था? शासन और युद्ध करना, यानी कि युद्ध कर सकता है वो व्यक्ति, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यानी कि राजा बनना। राजा भी कौन बनेगा? जो क्षत्रिय होगा। तो इस प्रकार से हर एक मतलब कैटेगरी से उसका काम भी बांट दिया गया था। तो वैश्य की बात करते हैं, यानी कि जो व्यापारी था, व्यापार करता था, जैसे कि कृषि भी इसी के अंडर में था, गौपालन, व्यापार करना, ये सब काम वैश्य के अंदर में था। तो ये तीनों जो कास्ट है ना, ये तीनों उच्च माने जाते हैं। और नीचे वाला जो है ये शूद्र, इन तीनों की सेवा करने के लिए है। इन तीनों का मतलब गुलामी करने के लिए, गुलाम समझ ले, एक तरह से गुलामी करने के लिए शूद्र को माना जाता था। जो शूद्र का काम और भी, जैसे कि जो मतलब ऊपर के तीनों काम तो ये करना ही था, उसका सेवा करना। और काम जैसे कि इनका काम था शवों की, मतलब जो सब मतलब जिनका डेथ हो जाता था, यानी उनका मट्टी के मतलब उनको यथस्थिति करना, यानी कि मृत पशुओं को छूना, शवों को मतलब ये सब करना, उन्हीं का काम था। तो जो इस तरह के ये काम करते थे तो इसे चंडाल भी कहा गया है। एनसीईआरटी में इसे चंडाल नाम। तो इसमें जो मनुस्मृति है उसमें चंडाल के बारे में बात की गई है। तो चंडाल मतलब क्या होता है? जैसे जो ये जो वर्ण है ना, 4 वर्ण, तो इनसे जो सबसे निचला वर्ण होता है उसी को हम चंडाल उसमें कहा गया है चंडाल। तो चंडाल मतलब लोगों को देखा जाता था तो उसे चंडाल नाम दिया गया। इसी तरह से देखा जाता था कि जैसे कोई अगर उसका स्पर्श भी हो जाएगा ना तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। वे फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे या फिर मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात में अगर गांव में वो चल फिर नहीं सकते थे। अगर वो चलते तो उनको अपना मतलब एक करताल बजाकर चलना पड़ता था, जिससे लोगों को सूचना मिल गई कि वो बाहर निकले हुए हैं। अगर उनका जो निम्न वर्ग थे, जो शूद्र वर्ग से भी मतलब शूद्र वर्ग में भी एक और वर्ग है जो निम्न वर्ग, जो एकदम मतलब उसको लो कैटेगरी में रखा जाता था, उसके गांव के बाहर भी रहना पड़ता था। चीन से मतलब एक इम्पॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा कि चीन से आए एक बौद्ध भिक्षुक थे जो मतलब यहाँ आए थे भारत में, तो जिनका नाम था फासियन। फासियन बताते थे कि जो निम्न जाति के थे वे सड़क पर चलते थे तो मतलब अपने बारे में मतलब कुछ इस तरह से आवाज़ करते थे जिससे कि पता चल जाए ऊंचे वर्ग को कि वो बाहर निकले हुए हैं, जिससे वो बच जाए। चीनी यात्री फिर दूसरे थे सुएन त्सांग। वे कहते थे कि जो सफाई करते थे या फिर सफाई करने वालों के लिए उन्हें रखा जाता था या फिर नगर से बाहर ही उन्हें रहना पड़ता था, दिया गया मतलब। तो ये सब जो व्यवस्था थी दैव्य व्यवस्था थी। और ये कहाँ से लिया? मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति जो है वो एक बहुत पुराना ग्रंथ है। तो इस तरह से मनुस्मृति जो सबसे पुराना प्राचीन माना जाता है। मनु का मतलब मानव जाति का प्रथम पुरुष, समझ में आते। और इसकी रचयिता जो है मनुस्मृति के वो है मनु।
तो मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ, यानी कि 2000 वर्ष पुराना है वो। यह प्राचीन समय की सामाजिक कानून व्यवस्था थी कि उस समय कैसे शासक किया जाए, किस तरह से लोगों का जीवन है, मतलब विवाह का भी इसी में प्रकार बताया गया, गोत्र क्या होगा सभी उसी में बताया गया, वहीं से लिया गया। ये सब एक तरह से व्यवस्था थी, दैवीय व्यवस्था थी। तो उसी तरह धर्म सूत्र या फिर धर्मशास्त्र में विवाह के 8 नियम बताए गए हैं। कितने नियम? विवाह के 8 नियम बताए गए हैं। इनमें पहले 4 उत्तम माने जाते। ये पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, मतलब विवाह का जो 8 नियम था ये उनमें प्रचलित था जो ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं करते थे। और जो ब्राह्मण नियम का पालन करते थे उसमें भी मतलब विवाह 2 प्रकार की कैटेगरी का, एक बहिर्विवाह, एक है अंतर्विवाह। तो बहिर्विवाह का मतलब हुआ कि गोत्र, जो तुम्हारा ब्राह्मण का गोत्र होता है ना, तो उस गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। मतलब अपने जैसे गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, अलग अलग गोत्र में विवाह कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे रक्त संबंध हमारे लोग का अपना होता है ना, इससे बचने का भी उपाय था एक तरह से। तो अंतर्विवाह का मायने समझ लेते हैं। तो अंतर्विवाह में वैवाहिक समूह जो संबंध होते थे वो अपने ही बीच होते थे, एक ही गोत्र और कुल जाति में होते थे, एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के साथ होते थे, उसे ही अंतर्विवाह कहा गया है। तो उस ब्राह्मण, ये जैसे गोत्र होता है, ब्राह्मण में बहुत सारे गोत्र होते हैं ना, तो ये ब्राह्मण पत्ती है जो लोग, ये लगभग आपको अकॉर्डिंग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में थी। गोत्र का मतलब प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर, मतलब जो ऋषि होते थे पुराने ज़माने के, उन्हीं के नाम पर गोत्र पड़ता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। अब गोत्र में 2 महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे कि विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये था ब्राह्मण में उस समय नियम। तो जाति व्यवस्था में बात कर लेते हैं। जाति मतलब अनेक जाति यहाँ थी और वर्ण मतलब 4 कैटेगरी में बांटा गया था। तो जन्म पर आधारित होता था, किसी का भी जाति अभी भी जो जन्म लेता है उसी जाति का कहलाता है ना। हजारों जातियाँ होती हैं जैसे अभी है। तो विवाह अपनी जाति में ही करता है, जैसे कि अभी के लोग अगर मतलब यादव हैं तो यादव के साथ ही करेंगे विवाह। जो ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण में भी एक गोत्र, मतलब गोत्र देख कर करते हैं। अब इसमें उल्टा नियम है, ब्राह्मण लोग मतलब जैसे कि एक गोत्र के हो गए तो वो दूसरे गोत्र के साथ नहीं कर सकते, वो अपना गोत्र भी मिलाते हैं तब विवाह करते हैं और जाति भी मिलाते हैं। तो पेशा भी उनका निर्धारित था उस समय। जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक संरचना थी। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? तो वर्ण कितने थे? 4 प्रकार के थे। जातियाँ हजारों जातियाँ थी। धार्मिक आधार पर मतलब इसको बांट दिया गया था और जातियाँ सामाजिक व्यवहार पर बांटी गई थी। ये सैद्धांतिक था और ये व्यवहारिक था। और वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग मतलब जैसे कि क्लास, किसी व्यक्ति का क्लास क्या है, वो उच्च लेवल का है या निम्न लेवल का है या अमीर है या गरीब, उसी को वर्ग कहते हैं। तो आर्थिक आधार पर विभाजन किया गया था जिसमें अमीर भी होते थे यानी कि उसे उच्च वर्ग कहलाता था, उनका मान सम्मान होता था जैसे कि ब्राह्मण। गरीब यानी कि निम्न वर्ग यानी कि भू संपत्ति महत्वपूर्ण थी। उच्च वर्ग यानी कि जिसके पास भूमि है, संपत्ति है, धन दौलत है, जो इसके पास राज्य गद्दी, वो उच्च वर्ग में कहलाता था। निम्न वर्ग मतलब जिसके पास उतनी आमदनी नहीं है, जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास पशु नहीं है, वो निम्न वर्ग का कहलाता था। तो एंड आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए आप, अगर आपका एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है तो अभी से आप जुड़ जाइए, क्योंकि कम समय जाते हुए देर नहीं लगता।
तो इसलिए अभी से आपका तैयारी अगर स्ट्रांग रहेगा तो आगे चल के आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखो और साथ में पढ़ाई करते रहो।